अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मौसम अनवार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर को। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन वायरस का। वायरस होते क्या हैं? दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ। दे आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसका मतलब ये है ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का कि वो उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए होस्ट रिक्वायर होता है। वो होस्ट की बॉडी को यूज़ करते हैं। एंड दे लेक इसेंशियल मशीनरी। उनके पास अपनी कोई मशीनरी, कोई मैकेनिज्म नहीं होता। रिप्रोडक्शन के लिए भी वो होस्ट की मशीनरी को ही यूज़ करते हैं। और उनका जेनेटिक मटेरियल उनके पास होता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। उसकी बेस पे हम उन्हें डीएनए आरएनए वायरसेस भी बोलते हैं। ये जो है सिंपल डायग्राम है जिसके अंदर हमें शो किया गया है न्यूक्लिक मटेरियल, डीएनए है इसके अंदर, और इसके बाद इन्वेलप है हमारे पास, इन्वेलप शो किया गया है। उसके बाद हमारे पास क्या है? कैप्सिड है, मैट्रिक्स है। ये स्ट्रक्चर को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो हमारे पास है ये डीएनए जो सा है इसमें न्यूक्लियर मटेरियल, और इसके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है वो आरएनए है। और टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डिटरमाइन द रेप्लिकेशन पाथवे। अब न्यूक्लिक एसिड की बेस पे हमें पता चलेगा रेप्लिकेशन पाथवे कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास डीएनए वायरसेस हैं, डीएनए वायरसेस जो से हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। उनके जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि जो हमारे पास आरएनए वायरसेस हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। तो फिर न्यूक्लिक एसिड की मटीरियल, न्यूक्लिक एसिड की बेस पे हमें पता चलता है कि इसकी रेप्लिकेशन कहाँ होगी। लिविंग नॉन लिविंग नेचर है, मतलब कि इनसाइड द होस्ट वो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक्ट करते हैं, और आउटसाइड द होस्ट दे आर नॉन लिविंग क्रिएचर। एंड डाइवर्सिटी उनकी है कि वो ऑल फॉर्म्स में, इनफैक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स जो है वो हर जो लाइफ फॉर्म है उसको इन्फेक्ट करते हैं, जिस तरह कि ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया सब के अंदर डिजीज काज करते हैं। साइज ऑफ वायरसेस, साइज को थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रक्चर से पहले। उसमें है कि स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, ये छोटे से जो हैं सब, इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर इनका साइज है। और ये है फिल्टरेबल एजेंट्स हैं, इनको फिल्टर किया जा सकता है। अब हमें साइज का पता कैसे चलता है? तो दो मेथड है हमारे पास, फिल्ट्रेशन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इन दो के जरिए हम ये दो मेथड को यूज करके हम उनके साइज का पता लगा सकते हैं। और इसको हम जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके साथ नहीं देख सकते। आम जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर हमें वायरसेस नजर नहीं आते। वायरस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वायरसेस एंड मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इनका जो साइज है वो जो बैक्टीरिया है उससे बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये कुछ वायरसेस हैं जिनका साइज बताया गया है। बैक्टीरियम जो है वो सबसे बड़ा है जिसका 2 माइक्रोमीटर साइज है। और हमारे पास पर्वो वायरस, वो है हमारे पास 18 से 28 नैनोमीटर है। इसके बाद है केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस के, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए, डीएनए, कैप्सिड है, एक कैप्सूल लेयर है। और कम्प्लेक्स वायरसेस के अंदर क्या है? एंजाइम्स होती हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, लिपिड इन्वेलप होता है। और उसके बाद पोलीमाइंस है। पोलीमाइंस ये हमारे पास स्मॉल जो से हैं, मतलब के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। स्पर्मिडीन इसकी एग्जांपल है, एडिनोवायरस और पोलीमा वायरस, ये हमारे पास एग्जांपल्स में आते हैं। अब हमारे पास स्ट्रक्चर को देखते हैं, डायग्राम को। इन्वेलप प्रोटीन है, आउटर प्रोटीन, और ये जो है इसका इन्वेलप है, कैप्सिड है, इसके अंदर एंजाइम्स हैं, ये वायरल जीनोम है। पहले हम जीनोम से स्टार्ट करते हैं। वायरल जीनोम, डीएनए, आरएनए जो भी है वो जो सा है कैप्सिड, कैप्सिड से कवर होता है। कैप्सिड जो सा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, और ये हमारा जो सा वायरल जीनोम है उसको कवर करता है। अब कैप्सिड जो सा है एक और इन्वेलप से कवर होता है, और उस इन्वेलप के ऊपर जो से स्पाइक्स लगे होते हैं छोटे छोटे, उनको हम इन्वेलप प्रोटीन बोलते हैं, इन्वेलप प्रोटीन या फिर स्पाइक्स भी बोलते हैं। वायरल न्यूक्लिक एसिड जो है, वायरस कैरी जेनेटिक मटेरियल इनसाइड देम, दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। और वायरल जीनोम दो तरह का है, डीएनए, आरएनए। और इनका जो सा है शेप्स जो सी है, डीएनए जो वायरस के अंदर प्रेजेंट है वो लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है। आरएनए जो प्रेजेंट है वायरस के अंदर वो भी लीनियर और सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद है सेंसेस इन आरएनए वायरसेस। आरएनए के अंदर जो सा हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और सर्कुलर जो से हैं वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और न्यूक्लिक एसिड।
और इसी तरह हमारे पास डीएनए के अंदर भी है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। नीचे इनकी जो एग्जांपल दी गई हैं कि जो हमारे पास पर्वो वायरस है उसके अंदर लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और जो हर्पस वायरस है उसके अंदर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लीनियर। और M13 जो हमारे पास वायरस है उसके अंदर हमारे पास सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, और जो बैकुलो वायरस है उसके अंदर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। इसी तरह हमारे पास लीनियर में आरएनए में आ जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टीएमवी में, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है हमारे पास रियो वायरस के अंदर, हेपेटाइटिस डी वायरस के अंदर। इस तरह जो है एग्जाम्पल दी गई है। म्यूटेशन रेट इन आरएनए एंड डीएनए वायरसेस, म्यूटेशन भी इनके अंदर होती है और इनके अंदर एप्लीकेशन साइट्स होती हैं, मॉडिफिकेशन सेगमेंटेशन होती है। वायरल कैप्सिड, आगे कैप्सिड का बताया गया है। कैप्सिड में है प्रोटीन शेल एनक्लोजिंग द वायरल न्यूक्लिक एसिड। हमने पीछे भी कैप्सिड की बात की थी कि जो वायरल का जो न्यूक्लिक एसिड है उसको जो शेल कवर कर रहा है वो प्रोटीन का बना होता है, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। इट नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फिजिकल डिस्ट्रक्शन and enzymatic hydrolysis but also provide binding site for the virus attachment to the host receptor। इसमें पहला तो क्या है कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसकी सेफ्टी के लिए ये है, उसको प्रोटेक्ट करता है फिजिकल डिस्ट्रक्शन से, इंजाइम कोई भी आके उसको न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज ना कर दे। इसके साथ साथ इसका एक और ये फायदा है कि ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है होस्ट के साथ। अब होस्ट के हमने कहा ना कि होस्ट के बगैर जो हमारा वायरस है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब इसने जाके होस्ट के साथ अटैच होना है तो जो इसका कैप्सिड है उसके ऊपर बाइंडिंग साइट होती है जिससे वो जाके होस्ट के रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। इसके बाद कैप्सोमेर जो है ये छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर कैप्सिड बनता है। ये अंदर दिखाया गया डायग्राम में न्यूक्लिक एसिड है और ये छोटे छोटे जो से यूनिट्स हैं ये कैप्सोमेर हैं और ये सारे मिलके कैप्सिड बना रहे हैं। प्रोटोमर जो है वो उससे भी छोटा यूनिट है, मतलब कि हमारा जो काफ़ी सारे प्रोटोमर मिलते हैं तो एक कैप्सोमर बनता है। एक कैप्सोमर, जब कैप्सोमर बहुत सारे मिलते हैं तो हमारे पास एक कैप्सिड बनता है। तो ये हमारे पास है प्रोटोमर। एंटीवायरल टारगेट्स आ जाते हैं के अंदर। वायरल कैप्सिड के अंदर जो सा है वेरिएबिलिटी भी आती है। नेक्ड वायरस है हमारे पास और इनवेल्व वायरस है। नेक्ड वायरस के ऊपर जो है आउटर जो इन्वेलप नहीं होता, मतलब कि वो कैप्सिड तक जो सा है उसका खत्म हो जाता है स्ट्रक्चर, उसके आउटर जो सा है इन्वेलप नहीं होता। कुछ जो से है इन्वेल्प्ड वायरस होते हैं उनके आउटर एक इन्वेलप होता है जो जिसके ऊपर प्रोटीन स्पाइक्स लगी होती हैं। और ये जो कैप्सिड है ये डिफरेंट शेप के अंदर हो सकता है। आइकोसाहेड्रल है और इसकी शेप हमारे पास हेलिकल है, स्पाइरल नोट की तरह आइकोसाहेड्रल इस तरह है, सोकर बाल की तरह इसकी शेप है। और कुछ कम्प्लेक्स हैं जो अनयूजुअल शेप्स होती हैं हमारे पास जिस तरह बैक्टीरियोफेज की है। फिर हमारे पास हेलिकल वायरसेस आ जाते हैं। हेलिकल वायरसेस में क्या है, टाइप ऑफ वायरस दैट फॉर्म्स अ रोड शेप और द फिलामेंटरी स्ट्रक्चर ड्यू टू देयर प्रोटीन्स सब यूनिट। अब इनके अंदर जो हमारे पास है इनकी शेप कैसी है, रोड शेप है या फिर ये फिलामेंटरीज है ड्यू टू देयर प्रोटीन सब यूनिट्स, मतलब कि कैप्सिड की वजह से, कैप्सिड की शेप की वजह से इनकी शेप भी रॉड शेप या फिर फिलामेंटस है। इट फॉर्म्स रॉड शेप्ड फिलामेंटरी स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड आइडेंटिफिटी। इसकी एग्जांपल है एक्सटेंड इंडिफाइनेटली एंड इसकी एग्जांपल हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है। और द वायरस rod is made up of individual protein units called protomers and the protomers assemble into helix। ये मैंने पीछे भी बताया कि जो प्रोटोमर्स हैं वो बहुत सारे प्रोटोमर्स मिलके एक कैप्सोमर बनाते हैं और बहुत सारे कैप्सोमर मिलके ये कैप्सिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास कैप्सिड होगा वो हेलिकल फॉर्म में होता है, रॉड शेप होता है, सॉरी। उसके बाद आइसोमेट्रिक वायरसेस है। इनके अंदर ये क्या होगा कि इनकी जो सी शेप है, ये सारी जो सी क्लासिफिकेशन है, ये जो वायरसेस हैं ये अपने स्ट्रक्चर की शेप की बेस के ऊपर इनको ये नाम दिए गए हैं। तो आइसोमेट्रिक वायरसेस हैव कैप्सिड शेप लाइक एन आइकोसाहेड्रन और द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आइकोसाहेड्रन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर एक स्ट्रक्चर है, कोई चीज़ है, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उनके दोनों पार्ट जो से हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, तो उनको हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। Icosahedron a 3D shape with the 20 triangular faces, 12 corner and 30 edges। ये याद रखना है कि जो icosahedron shape है वो कैसे बनती है, तो एक 3D shape है जिसके अंदर 20 triangular faces हैं, 12 corners हैं और 30 edges हैं। फिर आगे इसकी जो सी है एग्जाम्पल दी गई है। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास है डीएनए
एनिमल वायरसेस, एडेनोवायरसेस, सेवरल आरएनए वायरसेस। इसके अंदर मतलब कि जो हमारे पास आइसोमेट्रिक वायरसेस है उसके अंदर डीएनए वायरसेस भी हो सकते हैं, आरएनए वायरस भी हो सकते हैं। और इसका जो सा साइज है वो लिमिटेड है। पीछे हमने देखा था, पिछले जो सी शेप थी उसका साइज इंडेफिनिट था, इसका साइज लिमिटेड है। अपीयरेंस इसकी राउंड होती है आइकोसाहेड्रन। और फिर इसका है ट्राइंगुलेशन नंबर। ट्राइंगुलेशन नंबर जो सा है इसके साइज को मेजर करने के लिए एक नंबर यूज होता है, एक फार्मूला स्पेसिफिक यूज होता है ट्राइंगुलेशन नंबर का, जिसके थ्रू हम जो है इसके कम्प्लेक्सिटी को मेजर कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास आइकोसाहेड्रन है ये कितना ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसके बाद हमारे पास वायरल डीएनए के अंदर जो है सुपर कॉइलिंग होती है। वायरल डीएनए में एग्जिस्ट एज अ लीनियर और द कोवेलेंटली क्लोज सुपर कॉइल्ड मॉलिक्यूल। मतलब या तो लीनियर हो सकता है या फिर उसके अंदर सुपर कॉइलिंग हुई होती है, कोवेलेंटली जो से है बॉन्डिंग होती है, जिसके थ्रू सुपर कॉइलिंग होकर एक सुपर कॉइल मॉलिक्यूल बन जाता है। सुपर कॉइलिंग क्या है? एक्स्ट्रा टर्न्स इन द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सुपर कॉइलिंग, कॉइल का जिसमें हमें आइडिया है कि कॉइलिंग कैसी होती है, ये मतलब कि जो सा है उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो सा है ज़्यादा हमारे पास कॉइलिंग हुई होती है उसके अंदर। और ये होती है कि इन दो एंजाइम के थ्रू है, जिसके अंदर डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज आती हैं। ये एंजाइम जो सी हैं सुपर कॉइलिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सुपर कॉइलिंग occurs in all types of the DNA, viral DNA, mitochondrial DNA, chloroplast DNA and the bacterial plasmid DNA। अब ये डीएनए के अंदर होगी, और कौन से डीएनए? तमाम टाइप्स जो सी है डीएनए की, उन सब के अंदर सुपर कॉइलिंग होती है। और कुछ वायरसेस की एग्जांपल दी गई हैं जो डीएनए वायरसेस हैं जिनके अंदर सुपर कॉइलिंग होती है। और ये दिखाया गया है सुपर कॉइलिंग इस तरह होती है। टाइप 1 टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स को भी शो किया गया है जो कि अनवाइंडिंग करती है, और फिर ये रिलैक्स हो जाता है मॉलिक्यूल। Terminal replication in the viral DNA. This is the process by which viruses use special sequence at the end of their DNA to ensure successful genome duplication. इसके अंदर क्या है? रेप्लिकेशन हो रही है। टर्मिनल रेप्लिकेशन मतलब कि जो एंड होता है वायरस का, टर्मिनल होता है जो, वहाँ पे रेप्लिकेशन होती है। इसके अंदर स्पेशल सीक्वेंसेस वायरस यूज करते हैं एट द एंड ऑफ देयर डीएनए टू इंश्योर सक्सेसफुल जीनोम डुप्लीकेशन। मतलब कि अब उनका जो जीनोम है या जो भी वायरस है उसका जो डीएनए है उसके एंड पे क्या है? स्पेशल सीक्वेंसेस हैं। अगर उनकी डुप्लीकेशन हो जाए तो हमें पता चलता है कि जो हमारा पीछे भी पूरा जीनोम है वो सक्सेसफुली डुप्लीकेट हो गया है। वायरल डीएनए इज ऑफन लीनियर बट द लीनियर डीएनए फेसेस अ प्रॉब्लम। अब वायरल डीएनए जो है वो यूजुअली क्या है? लीनियर फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन लीनियर डीएनए के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर जो से लूप्स या फिर पेन हैंडल्स जो से हैं ये ज़्यादा इजी होते हैं रेप्लिकेट होना। दिस मैकेनिज्म इंश्योर दैट एवरी वायरसेस कैन फुली रेप्लिकेट इट्स जीनोम विदाउट लूजिंग इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन एट द एंड। मतलब इसका यही पर्पस है कि हमें पता चले, हम इस बारे में श्योर हों कि हमारा जो जीनोम है वो पूरा जो सा है रेप्लिकेट हो गया है, तो हमारी जो कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हुई है, कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लूज नहीं हुई। और ये दिखाया गया है रेप्लिकेशन में किसके अंदर जो से हैं लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। हमारा लीनियर पहले डीएनए वायरस था, फिर उसके अंदर क्या हुआ? लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। प्लस माइनस स्ट्रैंड जो से हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड में, इनको हमने पहले भी स्टडी किया है पिछले लेक्चर में। इसमें था कि जो हमारे पास प्लस स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, या फिर हमारा जो आरएनए का प्लस स्ट्रैंड है वो एक्ट करता है डायरेक्टली एज अ मैसेंजर आरएनए। और जब ये हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है तो उसके अंदर जो राइबोसोम मशीनरी होती है वहाँ पे जाके ये डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है। होस्ट की जो राइबोसोमल मशीनरी है वो इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देती है। लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव स्ट्रैंड जाता है तो मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट नहीं करता, पहले जो है ये पॉजिटिव स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर जाके इसकी रेप्लिकेशन होगी, ट्रांसलेशन होगी। तो ये इसके अंदर है। और इसकी कन्वर्जन के अंदर नेगेटिव स्ट्रैंड की पॉजिटिव स्ट्रैंड की कन्वर्जन के अंदर एक एंजाइम इन्वॉल्व होती है जिसको आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। कंक्लूजन है हमारे पास के वायरसेस जो से हैं वो यूनिक biological entities हैं that depend entirely on host cell for the survival, and their small size and the simple chemical composition hide highly efficient design.
and capsid geometry and the nucleic acid organization provide stability and replication strategies. जो हमारे पास कैप्सिड की ज्योमेट्री है या फिर न्यूक्लिक एसिड किस तरह ऑर्गेनाइज हुआ है, तो वो वायरस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और रेप्लिकेशन भी इसके ऊपर पे डिपेंड करती है कि किस स्ट्रेटजी के थ्रू रेप्लिकेशन होगी। और जो स्पेशल मैकेनिज्म है, सुपर कॉलिंग है, टर्मिनल रिपीट्स हैं या फिर स्टैंड प्रोबेबिलिटी है, तो ये जो से हैं ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ जीनोम रेप्लिकेशन। इससे जीनोम रेप्लिकेशन के अंदर पहले जो चैलेंजेस आ रहे थे वो हमने ओवरकम किए। जिस तरह कि हमने कहा कि टर्मिनल रिपीट्स में लिनियर जो डीएनए था उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आती थी उसकी रेप्लिकेशन में, तो अब टर्मिनल रिपीट्स में क्या हो जाता है, उसके हमारे पास लूप बन जाता है उसका। तो ये इस तरह फिर करके हमने जो जीनोम के अंदर रेप्लिकेशन के अंदर जो चैलेंजेस थे उनको ओवरकम किया है। A clear understanding of the viral structure form the basis of controlling viral disease and developing modern therapies.